ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का बनाया गया सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब। जब भी ये कहीं पर फटता है तो इससे निकलने वाली आग हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेती है। फिर चाहे कोई इंसान किसी बिल्डिंग में ही क्यों ना छुप कर बैठा हो, कोई जानवर जंगल में आराम से सोया हो, यह हर चीज़ को पिघला कर राख कर देगी। इस ब्लास्ट के कुछ ही सेकंड्स के अंदर लाखों लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत होगी, असल तबाही तो इसके बाद स्टार्ट होनी है, जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों या फिर अरबों लोगों की जान ले सकती है। और ये तब होगा जब ये न्यूक्लियर वॉर न्यूक्लियर विंटर में बदल जाएगी। तो आखिर कैसा दिखेगा न्यूक्लियर अटैक के बाद का मंजर और ये न्यूक्लियर विंटर क्या है? चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जब भी कहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है तो एक बबल ऑफ गैस क्रिएट हो जाती है जिसका टेम्परेचर सूरज की गर्मी से भी ज़्यादा होता है। इसमें इतनी हीट होती है कि कई किलोमीटर दूर ये हर चीज़ को जलाकर राख कर दे। इसी के साथ ये इतनी तेज़ी से एक्सपेंड होती है कि आसमान और ज़मीन दोनों में शॉक वेव्स भी बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि तबाही की असल वजह बनती है। और वर्स्ट सिनेरियो में ये एक फायर स्टॉर्म यानी कि आग का तूफान ही बन सकता है। एक्सप्लोजन के फ़ौरन बाद एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड आसमान की तरफ बढ़ता है। ये जानलेवा बादल और ज़्यादा ख़तरनाक तब होते हैं जब इन्हें ज़मीन से और ज़्यादा हीट मिलती है, और ये हीट प्रोवाइड करते हैं ज़मीन पर जलते शहर, जंगल या फिर एग्रीकल्चर फील्ड, जो कि हवा को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं। और यही हीट हमारे सिस्टम में खुद का एक माइक्रो क्लाइमेट भी बना लेते हैं। हॉट एयर और हॉट स्मोक भी आसमान की तरफ बढ़ती है, जो कि ट्रोपोपॉज लेयर को भी क्रॉस कर जाती है करीब 15 किलोमीटर ऊपर आसमान में। और अगर एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हुआ है तो ये स्ट्रेटोपॉज लेयर को भी क्रॉस कर जाती है, यानी कि ऊपर आसमान में 50 किलोमीटर। यानी कि अगर ज़मीन पर कोई 80 किलोमीटर दूर भी खड़ा है तो वो इस मशरूम को आराम से देख सकता है। अब आसमान पर जाने का मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स कई सालों तक ऊपर ही रहेंगे। लेकिन सोच कर देखिए, ये तो एक सिंगल न्यूक्लियर बॉम्ब का रिज़ल्ट है। क्या हो अगर हर जगह ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटना शुरू हो जाएं, तो फिर क्या होगा? इन पार्टिकल्स के आसमान में पहुंचते ही कुछ ही दिनों या फिर हफ्तों बाद पूरा आसमान इन पार्टिकल्स से एक ब्लैंकेट की तरह ढका जाएगा। और इसका मतलब हुआ कि अब ज़मीन पर हर जगह अंधेरा हो जाएगा। इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुँच पाएगी। जहाँ सब कुछ पहले ठीक था, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है न्यूक्लियर विंटर की। अब ये न्यूक्लियर विंटर कितना खतरनाक हो सकेगा, साइंटिस्ट की तरफ से अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन साइंटिस्ट की तरफ से एक गुड न्यूज़ दी जाती है कि न्यूक्लियर विंटर हमेशा के लिए नहीं होगा और ये कोई नया आइस एज का दौर भी नहीं होगा। इसका असर सिर्फ तब तक रहेगा जब ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, जो कि करीब 10 सालों तक भी रह सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा सालों में जो कुछ हमारी ज़मीन पर होगा वो किसी खौफनाक ख्याल से कम नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन का टेम्परेचर 12 से 15 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। पूरे समंदर में बर्फ़ जमने लगेगी, जिसकी वजह से इंसानों के लिए ट्रेड करना कई सालों तक इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिस भी कंट्री पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लिए उसकी मदद करना करीब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियर विंटर की वजह से हमारे सारे मौसम भी तबाह हो जाएंगे। हर तरफ सर्दी छा जाएगी। सूरज की वजह से जहाँ क्लाउड्स बनते थे तो बारिश होती थी, और फिर उसी बारिश की वजह से हमारी ज़मीन पर एग्रीकल्चर हो पाती थी। लेकिन अब बारिश भी नहीं होगी, जिसका मतलब है कि ज़मीन पर हर जगह खुश्कसाली छा जाएगी। आज अगर हम दुनिया को देखें तो ज़्यादातर दुनिया के लोग मिडिल लैटिट्यूड्स में रहते हैं। इस एरिया का टेम्परेचर करीब सभी स्पीशीज़ के लिए एक आइडियल टेम्परेचर है। अब इसलिए नहीं कि यहाँ पर कोई ज़्यादा सर्दी या फिर ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, बल्कि मिडिल लैटिट्यूड में हमारे अनाज, प्लांट्स जो भी हम खाते हैं इस रीजन में अच्छे से ग्रो होते हैं। अब ज़रा सोच कर देखिए, अगर इन्हीं कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए, ऑब्वियसली जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो मिड लैटिट्यूड्स का ये सारा एरिया फ्रीज़ हो जाएगा और पूरी दुनिया में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। अब अगर हम कंट्रीज़ की बात कर ही रहे हैं तो चलिए ये जानते हैं कि साइंटिस्ट का एक्चुअल न्यूक्लियर वॉर को लेकर क्या कहना है। यानी कि लाइव सिनेरियो दिखाया जाएगा कि अगर कंट्रीज़ के बीच में ये वॉर स्टार्ट हो जाती है तो उसका क्या रिज़ल्ट निकल सकता है। आज के दिन हमारी दुनिया में करीब 2 अहम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसके बारे में साइंटिस्ट न्यूक्लियर विंटर को लेकर कैलकुलेशंस कर रहे हैं।
पहला, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर। दूसरा, रशिया और अमेरिका के बीच, क्योंकि रशिया और अमेरिका के पास तो हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 160 के करीब। लेकिन चलें इमेजिन करते हैं कि अगर इन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाती है, फिर क्या होगा? तो इमीडिएट एक्सप्लोजन के बाद करीब 3 करोड़ लोग तो फौरी तौर पर अपनी जान गंवा देंगे, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद और भी ज़्यादा लोग अपनी जान से बाजी हार बैठेंगे, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज़्यादा तादाद में लोग बनते हैं। इस एक्सप्लोजन से जो आग का तूफान आएगा, शायद उससे हम न्यूक्लियर विंटर तो ना देख पाएँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूक्लियर विंटर तब ही आएगा जब एक लार्ज स्केल पर न्यूक्लियर वार होगी, यानी कि हर जगह ज़मीन पर एटॉमिक बॉम्ब्स फटने लगेंगे। मिसाल के तौर पर अगर रशिया और अमेरिका दोनों मिलकर अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लें, फिर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर विंटर हमें देखने को मिले। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के केस में हमें न्यूक्लियर ऑटम देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। इस रीजन के एग्रीकल्चर की वजह से जहां पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोगों को खाना मिल पाता है, वो सब मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। ये दोनों कंट्रीज़ बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर पाएंगी और ना ही कोई अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगी। कई सालों तक लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, लोगों में कैंसर बढ़ने लगेगा और भी बहुत कुछ। अनफॉर्चुनेटली आज इंडिया और पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर रेस में लगे हैं, जहां इनके न्यूक्लियर वेपन्स का तादाद बढ़ती ही जा रही है, और ये दोनों कंट्रीज़ इन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगी, इसका अभी कोई पता नहीं। लेकिन चले इमेजिन करें कि पूरी दुनिया में जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन सब ने एक दूसरे पर इसे इस्तेमाल कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हमें न्यूक्लियर विंटर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन पर कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर हम चले जाएँ तो हम न्यूक्लियर विंटर से बच सकें। तो अगर न्यूक्लियर विंटर स्टार्ट हो जाता है तो दुनिया की बहुत सी जगहों पर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ये जगह ज़्यादातर उन रीजन्स में हो सकती हैं जो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड और जहां रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हों, जैसा कि फार नॉर्दर्न और साउथर्न रीजन्स, पोलर रीजन्स जैसे अलास्का, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। ये कुछ हद तक न्यूक्लियर विंटर के बाद सर्वाइव करने के लिए फिजिबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट तो पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और फूड की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से भी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम अंडरग्राउंड बंकर्स में जा सकते हैं। आज की दुनिया में कई हिस्सों में अंडरग्राउंड बंकर्स और शेल्टर्स बनाए गए हैं, जैसा कि यूएस में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। ये बंकर्स न्यूक्लियर फॉल आउट से बचने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसे बंकर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्क ज़करबर्ग के बंकर के बारे में बात की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाकर भी ज़रूर देखिएगा। ये बंकर्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि ये आराम से न्यूक्लियर वॉर को हैंडल कर पाएंगे। अब इसके अलावा कई आइसोलेटेड आइसलैंड्स हैं जहां पर जाकर हम न्यूक्लियर विंटर से बच सकते हैं, जैसा कि न्यूजीलैंड। यह मुल्क जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है और एक आइसलैंड नेशन है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो ये रीजन न्यूक्लियर विंटर के इफेक्ट से थोड़ा बच सकता है, स्पेशली अगर ये न्यूक्लियर फॉल आउट से दूर हो। फिर इसके अलावा न्यूजीलैंड के पास रिच एग्रीकल्चर लैंड और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि न्यूजीलैंड के पास अपना कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो ना तो ये किसी पर यूज़ कर सकते हैं और इसके भी बहुत कम चांसेस हैं कि कोई और दूसरी कंट्री इस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ये भी जियोग्राफिकली आइसोलेटेड और एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर न्यूक्लियर वार होता है तो कई कंट्रीज़ के मुकाबले में ये थोड़ा सेफ हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी वास्ट एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं। हाँ, अगर ग्लोबल टेम्परेचर ड्रास्टिक तरीके से ही गिर जाएगा तो फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप बंकर्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं।